हेलो एवरीवन, आज का लेसन नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इससे पिछली वीडियो में हमने कंटेंट को डिस्कस किया था कि इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, और आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे हैं और काफ़ी ग्रेविटी से पूछे हैं। अभी 2023 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जीएस का पेपर था उसमें सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आप कोई भी टॉपिक करते हैं तो उस टॉपिक का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम आंसर के पास पहुंच पाते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है आंसर निकालना, और ये ट्रेंड आगे आगे यूपीएससी इसको और डिफ़िकल्ट बनाएगा। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर करें, एमसीक्यूज़ ज़रूर करें, ताकि हमारे माइंड में वो कंसेप्ट्स रिटेन हो पाएँ, हम लॉजिकल तरीके से सोच पाएँ, ऑप्शंस को एनालाइज कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, और हमारे लिए एक जो सिलेक्शन है वो इजी हो सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि कैसे आर्यों ने सभ्यता बसाई, कैसे कैसे कृषि की शुरुआत हुई, कैसे पहले पेस्टोरल इकोनॉमी होती थी, राजा कब आए, या जो यज्ञ वगैरह होते थे उनके पीछे क्या फ़िलोसफी होती थी, कौन कौन से भगवान उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे, या किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता था। ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना। तो एज अ प्रूडेंट मैन भी हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे इंसान को इन सब बातों का पता होना चाहिए। तो चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इन वैदिक पीरियड देयर वाज किंग एंड हिज आर्मी टू फाइट बैटल्स। अब क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो वैदिक पीरियड था उसमें किंग होता था एंड उसकी आर्मी होती थी टू फाइट बैटल्स। अब देखिए वैदिक पीरियड में किंग नहीं था। उस टाइम पर कोई बहुत लार्ज स्केल पे युद्ध नहीं लड़े जाते थे, छोटे स्केल पर लड़ाइयाँ होती थी। और जो राजा का कंसेप्ट है वो लेटर स्टेज में आया है, जब राष्ट्र बने पोस्ट वैदिक पीरियड में राष्ट्र बने। अब से पहले राष्ट्र नहीं थे, राष्ट्र का कंसेप्ट आया, और राष्ट्र के कंसेप्ट के साथ ही किंग आया। किंग क्यों आया कि जब पोस्ट वैदिक टाइम में इकोनॉमी कैसी हो गई, एग्रीकल्चरल हो गई। अब एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। अब सरप्लस हुआ तो इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। अब प्रोटेक्ट करना स्टार्ट हुआ, आयरन की खोज हुई, इसी टाइम में ही आयरन भी आया, जंगल साफ हुए, टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया, तो किंग का कंसेप्ट आया। यहाँ पर किंग का कंसेप्ट आता है पोस्ट वैदिक टाइम में। वैदिक पीरियड में किंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही आर्मी है। अब द बैटल्स वर फोर्ट ओवर लैंड, वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे स्मॉल स्केल पे लड़ाइयाँ होती थी, लैंड के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए, या लोगों को कैप्चर करने के लिए। यही छोटे छोटे रीजंस होते थे जिनके लिए युद्ध लड़े जाते थे। तो स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज़ इनकरेक्ट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ओनली स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट। अब देखिए हम 4 वेदों की बात करते हैं, और 4 वेदों को हम एक फ्लो में बोलते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बट ऋग्वेदा जो है वो इन सब का बेस है। ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट। एक बात और इसमें याद रखिए कि जो इसमें 2 से लेकर 7 तक, 2 to 7 जो मंडल्स हैं वो ओरिजिनल हैं, वो ओरिजिनल है, और बाकी जो है वो बाद में लिखे गए 1, 8, 9 और 10 ये एडिड हैं, ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Consider the following statements. The 4 Vedas are also called the Suktas. अब 4 वेदों को क्या कहा जाता है, सूक्तास। सूक्तास मीन्स वेल सेड, और ये श्रुति भी हैं।
क्योंकि ये लिखे नहीं गए, ये सुनकर एक से दूसरे के ने सुने, दूसरे से तीसरे ने, और सुनकर उनको ग्रहण किया और फिर आगे सुनकर ही उन्होंने बोलकर ही बताया। तो इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है और इनको सूक्ताज भी कहा जाता है और श्रुति भी कहा जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? 3 इम्पोर्टेंट गॉड्स इन द वैदिक पीरियड। अब इम्पोर्टेंट गॉड्स की बात हो रही है, तो वैदिक पीरियड में जो 3 इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, इंद्र, अग्नि एंड सोम। अब इंद्र जो थे वो थंडर या रेन के गॉड हम जिनको बोलते हैं, अग्नि जो फायर गॉड हैं, सोम एक प्रकार का ड्रिंक है, टाइप ऑफ ड्रिंक। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट गॉड्स उस समय में होते थे। अब देखिए एक बात हमने इसके साथ याद रखनी है, दोनों का कंपैरिजन करते चलेंगे। जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, वैदिक के तो हमने पढ़ लिए, अब जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उस टाइम पर क्या कौन से गॉड आ गए थे? एक तो उस टाइम पर आए प्रजापति और दूसरे गॉड आए विष्णु। ये गॉड पोस्ट वैदिक टाइम में आ गए थे और वैदिक में इंद्र, अग्नि और सोम। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, करेक्ट ही पूछी हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हिम्स कंटेन्ड इन द वेदास आर कंपोज्ड बाय सेजेस। देखिए जो वेदों में मंत्र लिखे गए हैं वो किसने कंपोज किए? वो ऋषिज ने कंपोज किए, सेजेस ने कंपोज किए। अ फ्यू हिम्स ऑल्सो हैव बीन कंपोज्ड बाय वीमेन। उस समय में जो वैदिक टाइम था, जो वैदिक पीरियड था, उस टाइम पर लेडीज़ इतनी ज़्यादा सक्षम थी, एफिशिएंट थी कि उन्होंने इवन वेदों के हिम्स को भी कंपोज किया है। पोस्ट वैदिक टाइम में हम देखेंगे कि लेडीज़ की जो स्थिति है वो डिटीरियोरेट होगी, धीरे धीरे वो कमतर होती चली जाएगी और फिर आने वाले टाइम में बिल्कुल ही उनको पर्दे में रखा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। औरतों को और शूद्र को एक इक्वल फुटिंग पे लाया जाएगा। लेकिन वैदिक पीरियड में लेडीज़ को पुरुषों के बराबर दर्जा था और कुछ ऐसी लेडीज़ भी हुई हैं जिन्होंने वेदों के जो हिम्स हैं उनको कंपोज किया है। एग्जाम्पल के तौर पर लोपामुद्रा, घोषा, इनको हम याद रखेंगे। द ऋग्वेदा इज़ रिटन इन ओल्ड वैदिक संस्कृत। अब देखिए जो वैदिक संस्कृत है ये वैसी वाली संस्कृत नहीं है जैसी संस्कृत हम आज पढ़ते हैं। आज के टाइम वाली संस्कृत जैसी संस्कृत नहीं थी, ये पुरानी संस्कृत थी। तो ऋग्वेदा जो है वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट एंड 3 इज़ करेक्ट। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इवन HCS में 2021 में जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि संस्कृत इज़ द पार्ट ऑफ विच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। हम NCERT क्लास 6 को ऐसे ही सोच लेते हैं कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हर एग्ज़ाम में जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। वो हमेशा ये एक स्टैटिक पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो संस्कृत जो है ये किस फैमिली का पार्ट है? तो ये इंडो यूरोपियन, तिब्बत बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या नन ऑफ द अबव। तो आंसर रहेगा इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है संस्कृत लैंग्वेज। अब ये क्यों है इसका पार्ट? तो देखिए कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज़ हो गई या गुजराती हो गई या हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, ये जो कुछ लैंग्वेजेस हैं ये किसका पार्ट है? ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये इंडियन लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन हो गई, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये एशिया से बिलोंग करती है, तो ये एशियन लैंग्वेज है। और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, ग्रीक है। ये सब कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको एक फैमिली बोलते हैं। इस सब को एक फैमिली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फैमिली? कि इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं ना, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं उनमें सिमिलैरिटी है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम संस्कृत में मातृ बोलते हैं, मातृ। संस्कृत में हम मातृ वर्ड यूज़ करते हैं। हिंदी में हम माँ बोलते हैं, माँ। और इसी तरह से इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मदर। इंग्लिश में हम मदर यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें सिमिलैरिटी
हमें देखने को मिल जाती है। उच्चारण में देख लें या जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं, उसमें सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो इंडिया, एशियन, यूरोपियन, ये एक फैमिली है, उसको हम इंडो यूरोपियन फैमिली कहते हैं। तो संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। अब तिब्बत बर्मन की अगर बात करें तो देखिए, जो तिब्बत बर्मन है, ये जो तिब्बत वाला एरिया है, चाइना के पास जो तिब्बत, और फिर पहले तिब्बत आता है, फिर चाइना आता है, और उसके ऊपर उसके साइड में बर्मा। तो तिब्बत और बर्मा वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनको तिब्बत बर्मन बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, ये भी इंडिया में, जैसे कि झारखंड है, इंडिया में झारखंड वाला एरिया हो गया, या सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रियो एशियाटिक वाली भाषा बोली जाती है, वाली लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये याद रखना है कि संस्कृत जो है ये इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, और क्यों पार्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अपोनेंट्स ऑफ आर्यंस वर कॉल्ड। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमारे सामने आ जाए तो कई बार हमें लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, इसमें से दासाज टर्म है या दस्यूज है, या दोनों हो सकती हैं, या एक भी नहीं है। तो अपोनेंट्स ऑफ आर्यंस किसको बोला जाता था? दासाज को भी कहा जाता था और दस्यूज को भी कहा जाता था। अब ऐसा क्यों था? अब देखिए, जैसे कि जो टर्म है दासाज, दास किसको बोलते थे? दास बोलते थे आर्यन लोग अपने एनिमीज़ को। दास किसको कहते थे? एनिमीज़ को बोला जाता था। और एनिमीज़ मतलब दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यूज उनको बोलते थे जो यजना परफॉर्म नहीं करते थे। तो एनिमीज़ जो उनके हो गए, और जो दस्यूज हैं वो हो गए जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। या ये लोग शायद ऐसा भी हो सकता है कि अदर लैंग्वेजेस बोलते हो, जो लैंग्वेजेस आर्यंस बोल रहे हैं वो लैंग्वेज भी ये नहीं बोल रहे हैं, तो इनको ये लोग, आर्यन जो पीपल थे, ये इनको दस्यु बोलते थे। और ऐसा नहीं है कि दास सिर्फ मतलब औरत आदमी ही है, लेडीज़ भी हो सकती थी, और वो भी हो सकते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाते थे, जो बैटल्स फाइट करते थे आपस में, उसमें बना के लाते थे इनको बंदी। तो दोनों ही टर्म्स के लिए, ये जो इनके अपोनेंट्स थे आर्यंस के, उनके लिए दोनों ही टर्म्स को यूज़ किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म मेगालिथ्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और हमें देख के लगेगा कि अरे ये किसके लिए यूज़ हो सकती है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, अगर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया है, इसके ऊपर कंसिडर नहीं किया है, तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मेगालिथ्स का मतलब है मेगा, लार्ज, एंड लिथ मीन्स स्टोन्स, तो लार्ज स्टोन्स। अब लार्ज स्टोन्स का यूज़ क्यों होता था, इसे पिछली वीडियो में आप देखिएगा, जो कंटेंट वाली वीडियो है, तो उसमें इसको डिस्कस किया गया है कि मेगालिथ्स जो है दैट वाज यूज्ड फॉर बरियल साइट्स, कब्रगाहों के लिए, ग्रेव यार्ड्स के लिए इनको, इस टर्म को यूज़ किया जाता था। और ग्रेव यार्ड्स वाली टर्म ये कब, एक तरफ तो भारत में जो एरिया था हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट में सप्त सैंधव जो एरिया था, कौन सा एरिया? सप्त सैंधव वाले एरिया में तो क्या था? आर्यंस आए, और उन्होंने वैदिक कल्चर बसाई, वैदिक सभ्यता बसाई। और दूसरी तरफ ये तो ये वाला एरिया था, और बाकी जो एरिया बचा उसमें क्या हो रहा था? मेगालिथ्स। अदर जो रिमेनिंग एरिया था इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें मेगालिथ्स इरेक्ट हो रहे थे। तो मेगालिथ्स टर्म किसके लिए यूज़ होती है? बरियल साइट्स के लिए यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 300 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले। अब देखिए 3000 BC नहीं यूज़ कर रहा है इसमें, 3000 साल पहले। इसका मतलब क्या है कि अब 2023 है, तो इट मीन्स कि ये अप्रोक्स हम मानकर चले तो 1000 BC के आसपास का टाइम रहा होगा, जिस टाइम पर मेगालिथ्स आए। अब एक तरफ मेगालिथ्स हैं, एक तरफ तो मेगालिथ्स हैं, और दूसरी तरफ इसमें क्या हो रहा है? वैदिक एज आ रही है। इंडिया के एक पार्ट में वैदिक एज है और दूसरे पार्ट में मेगालिथ्स हैं। ये प्रैक्टिस, अब मेगालिथ्स वाली प्रैक्टिस कहाँ कहाँ प्रिवेलेंट थी, तो ये हमने याद रखना है। डेक्कन में, दक्षिण में, साउथ इंडिया वाला एरिया जो था,
नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था और कश्मीर वाला एरिया। और हमें ये याद रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइट मेगालिथ्स की है वो कौन सी है? इनाम गांव। इनाम गांव में हमें मेगालिथ्स मिले हैं, उसके एविडेंसेस मिले हैं। इवन ऐसी ऐसी कब्रगाहें मिली हैं, ग्रेवयार्ड्स मिले हैं जिसमें फैमिली के सभी सदस्यों को दफनाया जाता था। एक एक्सपायर हुआ तो उसको दफनाया, कुछ टाइम बाद दूसरा एक्सपायर हुआ तो उसी की कब्र के साथ दूसरे की कब्र भी वहीं पर। और इवन घरों में भी 5 रूम का घर मिला है जिसमें कब्र बनाई हुई हैं, तो ऐसा वहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ पर? इनाम गांव में। और इनाम गांव कहाँ पर है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट कह रहा है बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3। यूपीएससी में 1996 में पूछा गया है। ऑल्दो सारे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस पर लिखना भूल गई हूँ मैं। तो देखिए टर्म्स पर देखते हैं। कुला, कुल के लिए यूज़ होती है हिंदी में कुल, वामसा वंश, कोसा एंड गोत्र। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं ये तो एक जैसी हैं कि आप कौन से कुल से बिलोंग करते हैं, आपका वंश कौन सा है या गोत्र। लेकिन कोसा जो है दिस वाज यूज्ड फॉर ट्रेजरी। कोष बोलते हैं ट्रेजरी के लिए, तो ये जो है ट्रेजरी कोशा। दिस स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ब्रह्मवादिनी। अब देखिए हमने पहले डिस्कस किया था ऊपर क्वेश्चंस में। ब्रह्मवादिनी इनमें से कौन सी? हु कंपोज सम ऑफ द हिम्स ऑफ वेदास, जिसने वेदास के कुछ हिम्स को कंपोज किया है। तो उस टाइम पर जो वैदिक पीरियड था लेडीज़ जेंट्स के बराबर थी, मेल और फीमेल बराबर होती थी और इवन वो पार्टिसिपेट करती थी सोसाइटी में। जो भी काम होते थे, जो भी कुछ चल रहा होता था उसमें वीमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन होती थी। तो ब्रह्मवादिनी जो थी वो लोपामुद्रा हैं जिन्होंने हिम्स लिखे हैं। हमने और भी एक नाम पढ़ा था घोषा, एक और है विश्वारा। ये कुछ ब्रह्मवादिनीज हैं जिन्होंने ऋग्वेदा के हिम्स लिखे हैं। अब जो इसमें से लीलावती तो ऐसे ही है, गार्गी एक ऋषि की पत्नी है एंड सावित्री जो है वो देवी हैं, गॉडेस। और ये जो गॉडेस हैं ये किस पीरियड में है? वैदिक पीरियड में आती हैं। और इनके लिए सावित्री देवी के लिए स्वास्तिक का यूज़ किया गया है, ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। द टर्म आर्यंस। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, हम हमेशा से छोटे से सुनते आ रहे हैं। आर्यों ने वैदिक सभ्यता बसाई, आर्यों ने वैदिक सभ्यता बसाई। लेकिन आर्यंस कौन थे? तो एथनिक ग्रुप था, कोई नोमैडिक पीपल थे, घूमते फिरते आ गए थे, कोई स्पीच ग्रुप था या कोई बहुत सुपीरियर रेस थी? तो आंसर इसका याद रख लेना है कि एक स्पीच ग्रुप था। ये एक भाषाई समूह था आर्यन जो थे। ये कोई एथनिक ग्रुप नहीं था, घूमते फिरते कुछ नहीं आए थे। इसके लिए आपने इस टर्म को याद रखना है, दिस वॉज अ स्पीच ग्रुप। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा। नचिकेता और यम के बारे में एक फेमस डायलॉग है। तो ये कहता है कि ये किस उपनिषद में है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद जो है हम सारनाथ का स्तंभ उसमें सत्यमेव जयते जो है वो इसी में से लिया गया है। ये आपने याद रखना है। अब कथा उपनिषद जो है ये इसमें फेमस डायलॉग है नचिकेता और यमा का। देखिए एक सिंपल सी बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है कि नचिकेता जो हैं इनके फादर थे ऋषि, ये एक सेज थे उद्दीलक, उनके बेटे थे उद्दीलक नाम के एक सेज थे, उनके बेटे थे नचिकेता। और ये जो नचिकेता है ये एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और वहाँ ऋषि को बदले में ये सेवाएं देते थे, पैसे की पेमेंट नहीं होती थी। ये उनके कैटल्स को चरा के आते थे नचिकेता। तो जब कैटल्स को चरा के आते थे तो ये देखते थे कि जो गायें थी बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी, बहुत बूढ़ी होती थी और बहुत जल्दी मर भी जाती थी। तो नचिकेता को बहुत दुख होता था ये सब देखकर। तो एक बार क्या हुआ कि जो इनके फादर थे नचिकेता के, इन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया, इन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया और इस यज्ञ में उन्होंने भी ऐसी ही बूढ़ी और जो बीमार गायें थी वो दान में दी। तो अब जो नचिकेता थे इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर आपने दान देना है तो ये तो दान देने का कोई तरीका नहीं है। आप दान देना है तो अच्छा जो सही गाय हैं वो दान में दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे गौदान बहुत बड़ा दान, आज भी गौदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इस बात पर जो पिता थे इनको बहुत बुरा लगा कि बेटा इंटरोगेट कर रहा है, इनको बहुत ही बुरा लगा और इन्होंने 2 बार जब नचिकेता ने बोला तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार जब नचिकेता ने बोला, अपने पिता को रोका, तो इन्होंने इसको श्राप दिया कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ, और इन्होंने अपने पुत्र को किसको सौंप दिया, यम को। अब यम का मतलब क्या है, इन्होंने इसको मृत्यु दे दी। यमराज मृत्यु के देवता हैं। तो जब नचिकेता ने उसको सहर्ष स्वीकार किया कि ठीक है, जो पिता ने बोला है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और वो यम के पास चले गए। तो ये जो डायलॉग हैं, नचिकेता जो हैं इनको बताया गया है, इनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर कि इनके मन में बहुत क्वेश्चंस थे कि मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर इनको चाहिए थे। तो नचिकेता वॉज अ सीकर। और यम क्या है, यम इज़ द गॉड ऑफ सीक्रेट्स। यम क्या बता रहे हैं, सीक्रेट्स बता रहे हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन के बाद का क्या रहस्य है, मृत्यु किसको आती है, मोक्ष क्या है, वो सब चीज़ें, इन सब का डिस्कशन इस उपनिषद में किया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिक चार्म्स। ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। और स्पेल्स, जादू टोने, मंत्र, इन सब के बारे में कौन से वेद में डिस्कशन किया गया है। तो आंसर इज अथर्ववेदा। देखिए ऋग्वेदा क्या है, ऋग्वेदा में तो हिम्स हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट भी है। सामवेदा फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक है। यजुर्वेदा यजना के बारे में है। लेकिन जो अथर्ववेदा है इसमें बताया गया है मैजिक चार्म्स और स्पेल्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज बुद्धयान थ्योरम। जो बुद्धयान थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है, बुद्धयान शुल्व सूत्र। अब देखिए ऑप्शंस, लेंथ, ऑप्शन ए लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, सी लोगारिथम कैलकुलेशन एंड डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लेंथ्स ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये क्या है क्वेश्चन कि जो वैदिक पीरियड है उस टाइम पे एपिक्स लिखे गए, वैदिक पीरियड में एपिक्स लिखे गए हैं, जैसे कि रामायणा, महाभारता, हम सब पढ़ते हैं उनके बारे में। पुराण भी लिखे गए और इसके साथ ही इसमें क्या लिखे गए, कुछ ट्रीटीज लिखी गई। अब ट्रीटीज क्या थी, ये है एब्रिज्ड और प्रिसाइज्ड। कमेंट्री कह सकते हैं या इंटरप्रिटेशन, संक्षिप्त रूप में वेदों में जो लिखा गया उसको संक्षिप्त रूप में लिखा गया ट्रीटीज के रूप में। अब ये जो ट्रीटीज हैं इसमें कई कुछ तरह की ट्रीटीज हैं, जैसे कि धर्म सूत्र हो गया, ग्राह्य सूत्र हो गया, श्रुत सूत्र हो गया और शुल्व सूत्र हो गया। अब ये जो हैं हम जब आर्ट्स एंड साइंस की ब्रांचेस देखते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम लिम्स ऑफ वेदास बोलते हैं। लिम्स ऑफ वेदास में पढ़ते हैं हम 6 ब्रांचेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। अब 6 ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है उसमें वो ये भी आती है जिसमें हम कल्प और कल्प में ये सब लिखा है। कल्प में ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र, श्रुत सूत्र और शुल्व सूत्र, सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा गया है इसमें। तो ये इसमें सेक्रीफाइसेस के बारे में भी है, प्लस इसमें आर्ट और साइंस की ब्रांचेस हैं, तो इसमें ये थ्योरम भी लिखी गई है। और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी उसके नाम से भी जानते हैं, उसके बराबर इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द धर्मा एंड रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन। धर्मा और रीता, धर्म क्या है, धर्म है जिसको धारण किया जा सकता है, जो धारण किया जाने वाला है, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में उतारना है, वो धर्म है। और रीत क्या है, रीत है एक परंपरा, रिचुअल। तो सेंट्रल आइडिया है ये एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन का, क्योंकि उस समय पर कोई ज़्यादा से ऐसे भगवान नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी, तो उस समय पर क्या चलता था, सिर्फ भक्ति
यज्ञ होते थे और मतलब अपना काम किया जाता था, वर्शिप, नेचर की वर्शिप होती थी और यज्ञ होते थे। तो धर्म और रीत उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था सोसाइटी का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। धर्मा वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ डिस्चार्जेस ऑफ वंस ड्यूटी। भाई कि जो धारण किया जा सके, हम अपनी ड्यूटीज़ को कैसे डिस्चार्ज करते हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए। एंड रीत क्या थी? वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ। अब रीत परंपरा है, वही कानून है, नैतिक कानून है, गवर्निंग द फंक्शंस ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अर्ली वैदिक आर्यंस का क्या रिलीजन था? उस समय पर रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 3 ही देवता थे जो हमने अभी पढ़े हैं क्वेश्चन में, इंद्र, अग्नि एंड सोम। ये 3 बस इम्पोर्टेंट इनके देवी देवता थे। और सावित्री जो थी वो गॉडेस थी। अब इनका रिलीजन क्या हो सकता है? भक्ति? ऐसा तो कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है, कोई मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमेज वर्शिप, इमेजेस तो उस टाइम पर थी ही नहीं। तो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज ये वो करते थे। तो नेचर की वर्शिप करते थे क्योंकि उस समय इंसान डरता था, बादल गरजते थे, बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, तो इंसान डरता था। और यजनाज, यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। देखिए हमने इससे पिछली वीडियो में आर्ट एंड साइंस के जो 6 ब्रांचेस हैं उनको भी डिस्कस किया था, प्लस हमने डिस्कस किया था फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी कितनी है? फिलोसॉफी 6 है। और ये 6 फिलोसॉफीज़ कौन सी हमने पढ़ी थी? तो हमने पढ़ा था न्याय पढ़ा। न्याय किसका है? गौतम का। न्याय किसने दिया है? गौतमा ने। वैशेषिका ये किसका है? कणाद का है। उसके बाद सांख्य, कपिल, योगा, पतंजलि, मीमांसा और वेदांता। अब मीमांसा जो है ये उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो लिखी है जैमिनी ने, और जो वेदांता है जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ये फिलॉसफी दी है बादरायण ने। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर लेटर बाद में, तो बादरायण ने। तो इसमें ऑप्शन बचा सी, तो नोट पूछा है तो सी इज़ द आंसर। कि ये हम जो 6 फिलोसॉफी हैं इंडियन फिलोसॉफी उनका पार्ट नहीं है। बाकी जो 6 एनसर्कल की हैं ये 6 की 6 इंडियन फिलोसॉफी का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, with reference to the history of philosophical thoughts in India, consider the following statements regarding to सांख्या स्कूल। अब देखिए अभी हमने आर्ट्स एंड ब्रांचेस की 6 ये पढ़ी हैं, जो आर्ट एंड ब्रांच की 6 लिम्स हैं, प्लस हमने पढ़ा है 6 फिलोसॉफीज़। तो अभी हमने फिलोसॉफी पढ़ी थी सांख्य जो कपिल ने दी है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सांख्या स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सांख्या स्कूल होल्ड्स दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। देखिए सांख्या स्कूल क्या है? सांख्या स्कूल सबसे पहले तो किसने दिया है? तो ये दिया है कपिल ने, कपिल मुनि ने दिया है, सेज कपिल। अब ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो 25 एलिमेंट्स से बनी है। जो ये सब यूनिवर्स है ये 25 एलिमेंट्स से बना है। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? प्रकृति। तो प्राकृत एंड पुरुष, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राकृत जो है दैट इज़ प्रकृति, और पुरुष जो है वो क्या है? स्पिरिट को डिनोट करता है। और ये कहते हैं कि जो प्रकृति है इसमें सत, रज और तम तीनों गुण होते हैं। तो ये जो स्कूल है ये रीबर्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट करता है। ये गलत है स्टेटमेंट। कैसे? ये कहता है, ये जो स्कूल है कहता है कि
जब तक इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म ऐसे चलता रहेगा। सांख्य स्कूल होल्ड्स इट इज़ द सेल्फ नॉलेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सेल्फ नॉलेज है वही हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाएगी। कोई बाहर का फैक्टर या एजेंट हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा। सिर्फ जो सेल्फ नॉलेज होगी हमारी वही हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाएगी, लिबरेशन की तरफ लेकर जाएगी। तो विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आज के जो PYQ सेशन है ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपने काफ़ी सारी नॉलेज इस वीडियो से गेन की होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए, लिख कर देखिए इन क्वेश्चन के आंसर्स को और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों को उसका बेटर तरीके से आंसर दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।